नमस्कार दोस्तों। और मैं रेणुका गौतम आपका स्वागत करती हूँ इन्वायरो क्लासेस में। तो चलिए आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आखिरकार उन्हें प्रोटेक्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंटली आखिरकार वेटलैंड्स होते क्या हैं, किन करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो वेटलैंड साइट्स है या नहीं है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वेटलैंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो देखिए गाइस, अगर वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पे जो वेट है वो इंडिकेट कर रहा है मॉइस्चर को, ठीक है। और जो लैंड है ऑब्वियसली वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वो सरफेस रीजन को इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी एक तरह से हम लिख सकते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो मॉइस्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वाटिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो वेटलैंड है वो क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन है टेरेस्ट्रियल रीजन का और एक्वाटिक रीजन का, ठीक है। तो इसके वर्ड से क्लियर हो रहे हैं कि जो वेटलैंड्स हैं वो क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों दोनों का एक तरह से इकोटोन है गाइस, ठीक है। तो अब बात करेंगे आखिरकार वेटलैंड्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। तो देखिए आखिरकार वेटलैंड्स होते क्या हैं। Wetlands are the area where water covers the soil or is present either at or near the surface of the soil। यानी कि वेटलैंड्स वो एरिया है जहाँ पे जो सोइल होती है वो ऑलमोस्टली वाटर से कवर्ड रहेगी, या फिर उसके आसपास क्या होगा, वाटर का बहुत अच्छा सोर्स होगा, ठीक है। यानी कि जो वेटलैंड्स की सोइल होगी वो वाटर से सबमर्ज्ड होगी, काफ़ी अमाउंट में वहाँ पे क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोले डिक्लेयर करते हैं, वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं। चाहे तो सबमर्ज्ड होगी या फिर उसके आसपास का एरिया क्या होगा, वाटर से फिल होगा, दैट एरिया इज नोन एज वेटलैंड्स। अब बात करते हैं, देखिए आखिर वेटलैंड्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इसके नाम पे हमने किया क्या है। तो देखिए वर्ल्ड्स वेटलैंड डे 2 फरवरी, 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं गाइस। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइस, चाहे कि किसी भी रीज़न में बात करिए। अगर बात करते हैं वाटर की प्योरीफिकेशन की, माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे काफ़ी सारी आती है। इसके अलावा फ्लड्स की प्रिवेंशन करता है, स्टॉर्म्स वगैरह से भी प्रिवेंट करता है। काफ़ी सारे स्पीसीज़ का वो क्या है, एक तरह से हैबिटेट है। काफ़ी सारी स्पीसीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे गाइस अगर वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वेटलैंड। देखिए उसी के कारण क्या है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस गाइस बहुत 1970 से ही रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। लोगों में जिस तरीके से जागरूकता आई उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे एक्ट्स की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। उससे पहले हम कर चुके हैं स्टॉकहोल्म के बारे में हमने बात की थी कि 1972 में आया था। उसी तरीके से देखिए 1970 के पास काफ़ी सारा रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट को हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी के रिगार्डिंग क्या हुआ था कि रामसर कन्वेंशन साइन किया गया। रामसर जो कन्वेंशन है वो साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, और फोर्स में कब आएगा इस फोर्स में आता है 1975 को, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या हुआ कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन की साइन किया गया था। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो मेनली था कि वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। यानी एक तरह से बात करें तो रामसर कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव था रामसर कन्वेंशन का फॉर द प्रोटेक्शन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन साइन किया गया। उसी के कारण क्या है कि हर साल अब 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या है कि इसके अलावा क्या करेक्टरिस्टिक है जिसके कारण हम किसी भी एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक की बात करें अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, तो वो क्या है कि उस एरिया में जो लो टाइड रीजन होना चाहिए उसकी जो हाइट है वो 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक। 2 रीज़न होते हैं, फर्स्ट वन इज़ लो टाइड और सेकंड होता है हाई टाइड। यानी मैक्सिमम वाटर किस लेवल तक आ सकता है वो होता है हाई टाइड रीजन, और मिनिमम वो कहाँ तक रहेगा ही रहेगा उसे क्या बोलेंगे, लो टाइड रीजन। यानी कि जो वाटर से हमेशा कवर्ड रहेगा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, दैट वन इज़ लो टाइड रीजन। और मैक्सिममली कहाँ तक जा सकता है वो जाएगा उसका हाई टाइड रीजन। यानी कि जो लो टाइड रीजन है वहाँ पे क्या आना चाहिए,
मैक्सिमम उसकी हाइट 6 मीटर तक जानी चाहिए, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो इस एरिया को हम बोलेंगे वेटलैंड्स। क्लियर। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो गाइस देखिए वही पॉइंट वापस से रिकवर होकर आ रहा है कि दे ओकर वेयर वाटर मीट्स लैंड, यानी कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर और लैंड मिल रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम वेटलैंड्स बोलेंगे। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे जो वाटर हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू साल्ट कंटेंट बात करें तो सलाइन हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, मरीन हो सकता है या फिर ब्रैकिश, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ऑफ साल्ट कंटेंट। अगर बात करते हैं बहुत ज़्यादा साल्ट कंटेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर बात करें 35 पीपीटी से भी ज़्यादा क्या है वहाँ पे सॉल्ट रीजन प्रेजेंट है, दैट वन एरिया इज़ नोन एज सलाइन एरिया या फिर मरीन। और अगर जो सॉल्ट का कंटेंट है वो 5 पीपीटी से भी बहुत कम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेश। ठीक है। और अगर 5 पीपीटी से एंड 35 पीपीटी के बीच में लाई कर रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते होते हैं मैंग्रोव्स, मार्शेज, हैचरीज, फॉर्म्स एंड वेट मीडोज। ठीक है। ये सारे के सारे रीजन किसके अंदर हम कवर करते हैं, वेटलैंड्स के अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा बात करें तो देखिए ये क्या होते हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं वो पोलर रीजन से लेके ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, हर जगह पे हमें क्या वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं। हर कंट्री का के क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेटलैंड होते हैं। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी 49 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं वेटलैंड्स की। देन नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ वेटलैंड्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ वेटलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार हम एक करेक्टरिस्टिक तो कवर कर ही चुके हैं कि वेटलैंड्स में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक कि वहाँ पे जो वाटर का कंटेंट होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। तो देखिए उन्हीं के बेसिस पे क्या बोला जाता है, जो वेटलैंड्स होते हैं आर कॉल्ड एज द नेचर्स किडनी, यानी कि वेटलैंड्स को क्या बोला गया है, नेचर की किडनी बोला गया। जैसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, क्योंकि वो क्या करते हैं प्योरीफाई करते हैं एयर। ठीक है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है लंग्स ऑफ द प्लेनेट है। उसी तरीके से जो वेटलैंड्स होती है वो क्या है नेचर की किडनी है। नेचर की किडनी यानी कि जिस तरीके से हमारी किडनी क्या करती है वाटर को प्योरीफाई करने का काम करती है। ठीक है। जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है, हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट करती है। ठीक है। टॉक्सिन को, उसी तरीके से वेटलैंड्स क्या होते हैं वो होते हैं नेचर्स किडनी, यानी कि वो क्या करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने का काम करेंगे। जो टॉक्सिसिटी होती है उनको क्या करेंगे, मतलब जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको एक तरह से क्या करते हैं कि वो बाउंड करके रखते हैं ताकि उसका मोबिलाइजेशन कम हो सके। ठीक। यानी एक तरह से वो क्या कर रहे हैं वाटर की प्योरीफिकेशन का भी काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है नेचर्स की किडनी बोला जाता है। उसके अलावा बात करें तो देखिए गाइस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेटलैंड्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेटलैंड्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है क्या है कि वहाँ पे जो वाटर का कंटेंट होगा वो क्या होएगा बहुत ज़्यादा होएगा। ठीक है। यानी कि वाटर तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, चाहे तो वो एरिया कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो, यानी कि जो सोयल है वो कम्प्लीटली क्या हो वहाँ पे सबमर्ज्ड हो, या फिर क्या है कि वाटर का उसके आसपास क्या हो वहाँ पे सोर्स हो। ठीक है। तो वो क्या है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वेटलैंड्स की। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस ये सजेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे मतलब किस टाइप की फ्लोरा या फिर फोना फाउंड की जाएगी। ठीक है। अगर देखिए बात करते हैं किसी भी रीजन की जहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है। ठीक है। जो वाटर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो जो वहाँ पे क्या आएगी किस टाइप की स्पीसीज ओकर करेंगी, वहाँ पे स्पीसीज ओकर करेंगी हाइड्रोफाइट्स, मैक्रोफाइट्स। ठीक है। यानी कि जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो स्पीसीज वहाँ पे फाउंड की जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो उसके कारण क्या होता है द प्रोलॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द वाटर क्रिएट्स द कंडीशन दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक वेटलैंड्स हाइड्रिक सॉइल्स। और वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसकी सोयल हो जाती है। फिर वहाँ पे क्या होएगा कि जैसे जैसे अगर कोई एरिया है वो वेटलैंड है तो वो एक तरह से वहाँ पे क्या होएगा गैस उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्लोरा फोना वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक। तो ये हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेटलैंड्स। नेक्स्ट बात करें तो कैटेगरीज ऑफ वेटलैंड। कैटेगरीज ऑफ वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कैटेगरीज ऑफ वेटलैंड है गाइस वैसे तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं वेटलैंड्स की। ठीक है। जैसे मार्शेज, सीमीडो, सैचुरीज, मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नेचुरल होगी, आर्टिफिशियल भी अब तो है। लेकिन अगर ब्रॉड रीजन में हम बात करें तो मेनली दो होती हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज कोस्टल और टाइडल वेटलैंड। मेनली क्या होता है कि जहाँ पे वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होएगा। नेक्स्ट बात करें तो इनलैंड या फिर नॉन टाइडल वेटलैंड, यहाँ पे भी पानी प्रेजेंट होगा बट उतना अमाउंट में नहीं जितना कि कहाँ पे प्रेजेंट है कोस्टल वाले में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए कुछ एक डिफरेंसेस हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो मार्शिस रीजन की अगर बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी जो प्लांट्स की स्पीसीज हैं वो क्या होती है यहाँ पे डोमिनेट होती हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होंगे मार्शेस में। बॉग की बात करें तो देखिए इसमें क्या है
जो वोग होता है वो मेनली एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है मेनली, बट वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं फैन रीजन की, तो फैन रीजन में क्या है गाइस, फैन रीजन भी बॉग की तरह ही होता है, बट उसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर में होता है। जो बॉग होता है वहाँ पे क्या होता है, मेनली जो वाटर होता है वो प्रेसिपिटेशन के कारण वहाँ पे इकट्ठा होता है। लेकिन फैम के अंदर क्या होता है कि जो वाटर का कंटेंट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि बॉग के अंदर होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं स्वैम्प रीजन की, तो वो क्या है, देखिए अगर बात करते हैं स्वैम्प रीजन की, स्वैम्प रीजन यानी स्वैम्प से आप मतलब ऐसे शब्द से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, मेनली ट्रीज हो गया, शब्स हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्वैम्प रीजन आ जाएगा, ठीक है। इसको और क्लियरली समझते हैं गाइस, देखिए एक बहुत अच्छा डायग्राम है। अगर बात करते हैं इस रीजन की, तो यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमन मेड है, यानी आर्टिफिशियल है, एक तरह से रिजर्वर है जहाँ पे क्या है, पानी को कलेक्ट किया गया है और एक तरह से वेटलैंड बनाने की कोशिश की गई, तो वो ह्यूमन मेड है। अगर बात करते हैं नेचुरल की, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कोई भी लेक है, यहाँ पे रिवर्स है, ठीक है, रिवर फ्लड प्लेन, ये रिवर्स वगैरह काफ़ी सारी कॉम्बिनेशन करके बना रहे हैं। ऑक्सबो की बात करें तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक तरह से वो कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल पा रहे, तो एक तरह से वो क्या होती है, वो होता है ना, मतलब दराती शेप की फॉर्मेशन हो जाती है लेग्स की, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेग्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मार्शिस की यहाँ पे आपको प्लांट देखने को मिल रहे होंगे ग्रीन। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रासेस वगैरह होती है वो मेनली प्रेजेंट होती है मार्शी रीजन में, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो सैचुरीज की, वहाँ पे क्या होएगा, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिवर्स आ रही हैं यहाँ पे से, रिवर्स यानी कि एक तरह से फ्रेश वाटर आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, सी वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, मरीन, यानी कि जो सैचुरीज होती हैं वो क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन होती हैं सी वाटर का भी और फ्रेश वाटर का भी, तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्वैम्प्स की, अगर स्वैम्प्स की बात करें तो देखिए जो स्वैम्प्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, और स्पेशली रूट ट्रीज वगैरह वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि वो ऑलमोस्ट कोस्टल रीजन में प्रेजेंट होंगी। और एज फॉर शब्स, यानी कि शब्स की जो अमाउंट होगी वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी, क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ द वेटलैंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। नेक्स्ट बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, आखिरकार वेटलैंड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है गाइस, देखिए हमने बात की कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर उसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज वेटलैंड एज ए सोर्स ऑफ वाटर। देखिए गाइस काफ़ी सारी जब ड्रॉप कंडीशन अकर करती है, पानी सूखा पड़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वेटलैंड्स होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, वाटर को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करते हैं, ठीक। तो वो क्या है, वेटलैंड्स एज ए सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वेटलैंड्स एज फ्लड एंड स्टॉर्म बफर। फ्लड एंड स्टॉर्म बफर किस तरीके से गाइस, जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से स्पंज का काम करते हैं, ठीक है। जब फ्लड के थ्रू काफ़ी सारा पानी आ रहा होता है तो वो क्या करते हैं, तो उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। सेकंड वो क्या कर रहे हैं, स्पंज की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे और धीरे 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 करके क्या उसके करेंगे, उसको रिलीज करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से बफर का काम कर रहे हैं, उसको बैलेंस बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वेटलैंड्स प्रोडक्ट, अब इतनी सारी प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे, एक्वेटिक लाइफ इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है कि ऑब्वियसली प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, प्लांट्स की ग्रोथ होगी, दैन धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स काफ़ी सारे ग्रोथ करेंगे, तो उसके कारण क्या है कि वहाँ की काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिशेस वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो उसके कारण क्या है कि भाई वेटलैंड्स के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वेटलैंड साइड वाटर प्योरीफायर, इसके बारे में हमने बात कर ली है, बट देखिए वाटर को प्योरीफाई करने का काम कर रहे हैं। आजकल एक बात करी जाए तो कंटामिनेशन वाटर के अंदर कितना ज़्यादा हो रहा है डिस्टिलाइजेशन के कारण, तो वहाँ पे क्या है कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो एक तरह से नेचुरल प्योरीफायर होते हैं, वो वाटर को प्योरीफाई करने का काम कर रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नेचर्स की किडनी बोला जाता है। ये क्या करेंगे, वाटर को प्योरीफाई कर लेते हैं, जो टॉक्सिन्स होता है उसकी मोबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, जो वाटर होता है वो प्योरीफाई हो जाता है, बट अप टू एन एक्सटेंट, ये नहीं है कि हम काफ़ी इतना अमाउंट में उन्हें क्या डाल देंगे, कंटामिनेंट्स को डाल देंगे कि सब कुछ प्योरीफाई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता गाइस, वो एक हद तक ही क्या कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वेटलैंड्स फॉर द क्रिएशन एंड रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। वेटलैंड्स क्या है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है टूरिज्म का, काफ़ी सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वेटलैंड्स को देखने के लिए आते हैं, बट इसके कारण क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम भी अराइज कर रही है कि वो क्या करते हैं, वो वहीं का वेस्ट, जो भी खाते पीते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं वो वहीं पे डंप कर देते हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि एक तरह से उसकी एस्थेटिक ब्यूटी वहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट बात करें तो वेटलैंड्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन एंड रिसर्च का इस बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि इतने ज़्यादा उसके इम्पोर्टेंस हैं वेटलैंड्स की,
कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो। तो बहुत अच्छा एक तरह से बोला जा सकता है कि अगर आपको रिसर्च करनी है तो ऑब्वियसली आप वेटलैंड्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से, अब इतना सारा वहाँ पे क्या है, पानी प्रेजेंट है फर्स्ट थिंग। सेकंड वहाँ पे क्या है कि प्लांट्स भी प्रेजेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से सिंक का काम कर रहे हैं CO2 के लिए। वो क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो उस तरीके से क्या है क्लाइमेट चेंज को भी वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वेटलैंड्स एज हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। काफ़ी सारी बर्ड्स हैं गाइस, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँ तो देखिए वाटरफाउल। वाटरफाउल क्या है कि एक तरह से एक ऐसी स्पीसीज है जो कि क्या करती हैं, वो कोस्टल या फिर इनलैंड वेटलैंड्स को यूज़ करती है फीडिंग के लिए, नेस्टिंग के लिए, घोंसला बनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि माइग्रेटरी स्पीसीज़ का ये बहुत अच्छा हैबिटेट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेटलैंड्स एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का आपको पता है कि जो हॉटस्पॉट रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो एंडेमिज्म के पर्पज से कि कुछ एक वहाँ पे क्या होती है एंडेमिक, कुछ एक नहीं, एंडेमिक स्पीसीज मेनली फाउंड की जाती है वहाँ पे, तो वो स्पीसीज कहीं और फाउंड नहीं की जाएंगी। तो उसी तरीके से वेटलैंड जो एरिया है वहाँ पे क्या होती है कि ऐसी स्पीसीज फाउंड की जाती हैं जो स्पेसिफिकली उसी प्लेस पे फाउंड की जाएंगी और आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो उसका हैबिटेट लॉस होता है वो 70% तक हो चुका है। तो वेटलैंड्स क्या है, एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ही सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस। अगर और भी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक तरह से बात करें तो न्यूट्रिएंट्स लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट भी वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा बात कही जाए तो देखिए वाटर क्वालिटी के बारे में हमने बात की, फिशिंग के बारे में बात की, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के बारे में बात की। उसके अलावा क्या है कि काफ़ी सारी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वो वहाँ से ड्राइव की जा सकती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वेटलैंड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिरकार इन्हें प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है, आखिरकार खतरा ही क्या है वेटलैंड्स को। तो देखिए सबसे ज़्यादा खतरा है अगर वेटलैंड्स को है तो गैस हमसे ही है, क्योंकि हमारी जो नीड है वो अभी ग्रीड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो थ्रेट्स टू वेटलैंड्स, फर्स्ट वन इज कमर्शियल एंड रेजिडेंटल डेवलपमेंट। इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है जिसके कारण क्या है कि वेटलैंड्स का जो एरिया है उसको भी हम एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करें तो सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में आपको पता है जो कि क्या है, फॉरेन स्पीसीज़ हैं, जो यहाँ की नेटिव स्पीसीज़ नहीं होती, वो बाहर से लाई जाती है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करती है। दैट इज इन्वेसिव स्पीसीज़। लैंडफिल साइट यानी कि जो वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, एरिया लैंडफिल या फिर ट्रेंच लैंडफिल दोनों टाइप का हो सकता है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड रोड्स, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखा रखा है। अगर बात करें तो देखिए वेटलैंड एरिया है, ये वेटलैंड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको बीच में से क्या कर देगा, इस यहाँ पे रोड निकाल दिया। रोड निकालने के कारण क्या है कि इसका एक तरह से क्या हो गया, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी फ्रेगमेंट्स में टूट गया पूरा का पूरा वेटलैंड। तो उसके कारण क्या हो गया है कि मतलब जो स्पीसीज पहले फाउंड की जाती थी, काफ़ी सारी स्पीसीज हैं वो कम्प्लीटली वेनिश आउट हो गई। देखिए ये एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया, चेन्नई का ही है, तो आप उसके कारण देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो वेटलैंड्स होते हैं वो इसी के कारण डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और यहाँ पे अगर वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उसके कारण फ्लड वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रॉन्ग रन ऑफ, माइनिंग के कारण, पोल्यूशन के कारण, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पॉइंट को आप हर चीज़ में मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ थ्रेट्स थे वेटलैंड्स के। नेक्स्ट हम बात करें तो गाइस देखिए पॉलिसी, आखिरकार ठीक है खतरे के बारे में हम बात कर ली कि आखिरकार थ्रेट्स क्या हैं, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए अब बात करते हैं पॉलिसी के बारे में। अगर पॉलिसी के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या है गाइस, ऑब्वियसली रामसर कन्वेंशन, इसको आखिरकार कौन नहीं जानता। रामसर कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए काम करती है। ठीक है, intergovernmental treaty that provides the framework for national action and international cooperation for the conservation and wise use of wetlands and their resources। यानी क्या कर रही है, एक तरह से वो क्या कर रही है, कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि हमें वेटलैंड्स को किस तरीके से कंजर्व करना है, किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उसके ऊपर मेनली काम करती है रामसर कन्वेंशन। देन बात करें तो उसके अलावा, क्योंकि रामसर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए तो वेटलैंड्स के लिए देखिए वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, जो कि किसके थ्रू नोटिफाई किया गया है,
EPA 1986 यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 के अंडर आता है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, जो कि क्या करता है, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वेटलैंड्स को, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट के बिना है कि कोई भी चीज़ कितना ही एक्ट हो वो काम कर ही नहीं सकता जब तक हम उसके लिए क्या करेंगे, एक अच्छी पॉलिसी नहीं लेके आएंगे, उसको मैनेज करके नहीं देखेंगे कि वो जो चीज़ें बना रही हैं वो मैनेज हो भी पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट बात करें तो ए नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट, वो क्या कर रहा है गाइस कि एक तरह से क्या है कि यहाँ पे हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं। रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे वेटलैंड साइट्स प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, अब एट प्रेजेंट उनकी सिचुएशन किस तरीके से है, तो उसमें वो हेल्प करते हैं। नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए पॉलिसी के बारे में हमने बात की, अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन को थोड़ा सा डिटेल में, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी और वेटलैंड्स के लिए तो है ही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो रामसर कन्वेंशन है वो इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन। देन बात करें तो हमने कवर कर लिया कि 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन, और अगर बात करें इसके फोर्स में आने की तो 1975 से 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन किया गया था, फोर्स में आ गया था। देखिए मेरी नाम पे आप उससे भी याद कर सकती हैं कि अगर बात करी जाए सबसे स्मॉलेस्ट जो वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया की तो वो क्या है, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, और अगर बात की जाए लार्जेस्ट वेटलैंड की तो वो क्या है, सुंदरबन है। इसके अलावा बात करी जाए तो ये हमने पहले ही बात की कि आखिरकार रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 49 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, हालांकि वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा है, बट जो रामसर कन्वेंशन के अंदर इंक्लूडेड है वो है 49 रामसर साइट्स। वो इंडिया के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है वो इसमें रिप्रेजेंट की गई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, उसको भी हम आगे डिटेल में करेंगे कि आखिरकार ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेंगे। देखिए अगर बात करते हैं नेम ऑफ द साइट की, डिफरेंट साइट है प्रेजेंट है, उसके कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, कोलारू लेक है वो आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है, दीपोरबल है वो असम में प्रेजेंट है। उसी तरीके से क्या है जो टोटल क्या है 49 साइट्स हैं, ठीक, वो प्रेजेंट है, ठीक। ये 49 की 49 इसमें मेंशन करती हैं, आप इसीलिए देख सकते हैं कि कौन सी है। अभी इसी फरवरी को यानी कि 2 फरवरी 2022, ठीक है, उसके अंदर 2 वेटलैंड साइट्स को ऐड कर दिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। देखिए गाइस बहुत ईजी है ये समझाना, ये तो कोई भी समझा सकता है कि आखिरकार आंसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर बात की जाए हमारी तो काफ़ी सारी ऐसी स्टोरी आपने देखने को मिली होंगी यहाँ पे क्या है कि अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा तो उस लेवल तक की तो नहीं गाइस, बट काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में। तो देखिए अगर बात की जाए तो एक केस था फादर डॉटर का, जो कि क्या कर रहे हैं कि जो दल लेक है कश्मीर में उसको साफ़ करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए छोटी बच्ची को मैंने इसमें ऐड किया है कि अगर आप में से मतलब एक भी पर्सन है जो कि उससे मोटिवेट हो रहा है या फिर इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा भी कंसर्न हो रहा है तो सीरियसली गाइस वही मेरी सक्सेस है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया गाइस कि छोटी सी बच्ची है ना वो दल लेक को साफ़ करने के लिए जब इसका इंटरव्यू लिया गया कि आप यह क्यों कर रहे हैं तो इसने बोला कि एट प्रेजेंट वहाँ पे अल्कोहल्स की बोतल वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और उसके कारण उसकी सुंदरता जो है वो नहीं रही जो कि रहनी चाहिए, तो उसको साफ़ करने के लिए छोटी बच्ची लगी हुई है उसके पापा के साथ। तो सीरियसली मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, ये इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया गया जिसमें। इसके अलावा देखिए कर्नाटक में एक ओल्ड मैन थे, उन्होंने भी क्या किया, वो पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को ऑब्वियसली पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है, उसके अलावा डिफरेंट पर्पज़ के लिए चाहिए होता है पानी, तो उन्होंने क्या किया पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया। उसके अलावा बात की जाए मुंबई की और नोएडा की तो उन्होंने क्या है वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं अर्बन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम पे काफ़ी सारी मतलब इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं कि उसको नेगलेक्ट करते चल रहे हैं, ठीक, डेवलपमेंट के चक्कर में। बट गाइस जब ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं ना तो सीरियसली दिल को सुकून मिलता है, तो मैंने उसमें उसी के लिए ऐड कर दिया गया। उसके अलावा बात करें तो वुमेंस का एक ग्रुप था महाराष्ट्र में जिन्होंने क्या किया कि मैंग्रोव्स की प्रिवेंशन के लिए, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट करते हैं। ए वुमेन ग्रुप इन अ कोस्टल महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिंग देयर मैंग्रोव्स थ्रू इको टूरिज्म इनिशिएटिव, मतलब सॉरी प्रोटेस्ट नहीं प्रोटेक्ट मैंने गलत वर्ड यूज़ किया। तो वो क्या कर रहे हैं कि गाइस कि वुमेन्स का ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं कि इको टूरिज्म के थ्रू, इको टूरिज्म क्या है कि टूरिज्म यानी कि सिंपली है जो फॉरेन से पर्सन होते हैं वो कि क्या करते हैं हमारी कंट्री में आते हैं, हमारी
अलग अलग प्लेसेस को, हेरिटेजेस को विजिट करते हैं। बट इको टूरिज्म यानी कि इकोलॉजिकल जो साइट्स होती हैं उनको विजिट करना। तो एक तरह से मैंग्रोव्स क्या है कि वो बहुत अच्छी इकोलॉजिकल साइट है। वहाँ पे उसको साफ रख के, कंजर्व करके वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि जो जो टूरिज्म सेक्टर है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, उनकी कमाई एक्स्ट्रा हो रही है, इनकम भी इंक्रीज कर रही है। तो एक तरह से क्या है कि दोनों साइड से डेवलपमेंट भी हो रहा है उनका, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो रहा है। तो हम भी कुछ कर सकते हैं गाइज, एटलीस्ट अगर अपने पर्सनल बेसिस पे देखा जाए तो पानी रख सकते हैं चिड़ियों के लिए, पौधों को पानी दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट वेटलैंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो ऑब्वियसली आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल रियलिटी में अच्छा लगा तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तो अभी मैं चलती हूँ। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।